ओके फाइन। सो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं नया एक्सपेरिमेंट वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंसेज के भी टाइप्स रहते हैं, तो जैसे कि बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो ये दोनों इक्वी कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि दोनों साइड पे इनका जो कर्वेचर है वो सेम है, तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों की फोकल लेंथ सेम नहीं है, वही पता करने की कितनी फोकल लेंथ है वो बाद में पता करेंगे। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नई फोकल लेंथ बनेगी, कि देखो एक इंडिविजुअल की फोकल लेंथ तो है, इसकी भी है फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ है, कुछ भी है, मान लो इसकी 20 है, इसकी 30 है, तो कंबाइन करके भी कुछ फोकल लेंथ आएगी। अब वो जो कंबाइन जब करते हैं तो फोकल लेंथ नई वाली कितनी आती है वो डिपेंड करता है इस डिस्टेंस पे भी, इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल फोकल लेंथ को जब कंबाइन करते हैं तो ना वो सिर्फ इंडिविजुअल फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है गैप कितना। अच्छा, अब गैप हम चाहें तो जैसे कि ये जो लेंसेज हैं इन्हें माउंट करने के बाद अपने हिसाब से गैप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार गैप सेट कर दिया तो आपको हमेशा वही गैप मेंटेन करना है इमेजेस बनाने के लिए। आपको इसे चलाना है, इमेजेस क्रिएट करनी है। यहाँ पे स्क्रीन पे ये स्क्रीन है ना, इस पे इमेजेस आपको क्रिएट करनी है। किस चीज़ की? यहाँ पर इधर से दिखाइए, यहाँ पर ये एरो बना हुआ है, देखिए ये एरो जो दिख रहा है, थोड़ा जूम इन जूम आउट भी क्या करें ना, तो ऐसा ये एरो बना हुआ है। तो ये जो एरो है इसी की इमेज हमें वहाँ पे बनानी है, स्क्रीन पे हमें इसी की इमेज बनानी है। अब अलग अलग डिस्टेंसेस पर इसकी अलग अलग साइज की इमेज आएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये गैप आपने कुछ ऐसा रख दिया, तो हर रीडिंग में आपको यही गैप लेना पड़ेगा, हर रीडिंग में आपको यही गैप लेना पड़ेगा, बिकॉज अलग अलग डिस्टेंसेस की वजह से जो फाइनल फोकल लेंथ आएगी कॉम्बिनेशन की वो अलग अलग आएगी। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, पेंसिल या पेन दिखाइए, ये लीजिए, अरे जो भी देखो, लिसन। तो बेसिकली कैसा है कि फोकल मतलब रिजल्टेंट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है वो है 1/f1 + 1/f2 - d/f1/f2। सो बेसिकली न सिर्फ दोनों की फोकल लेंथ जो कि फिक्स वैल्यूज़ हैं, फिक्स वैल्यूज़ मान लो 20 और 30 ऐसा मान लो, न सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है बल्कि ये जो गैप डी है ना, गैप डी इन दोनों के बीच का, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो आपने अगर एक बार गैप ये चुन लिया तो पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको यही गैप रखना पड़ेगा। तो लेकिन ये तो बहुत इनकन्वीनियंट है क्योंकि इसके बीच का जो गैप है वो तो हिल सकता है, इसके बीच का जो गैप है वो तो हिल सकता है। तो बेस्ट तरीका ये होगा कि इन्हें आप चिपका के रखिए। तो अगर आपने इसे चिपका के रख दिया, अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, एक बार जो गैप है वो जिंदगी भर गैप रहेगा। आप इस पूरे सिस्टम को कहीं भी ले जा सकते हैं, अपनी मर्जी से सरका सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, ठीक है। अगर आप इसके बीच में गैप कुछ और रखते हैं देन आपका ये हेडेक है कि हर रीडिंग में आपको इतने गैप लेके आना है। अब इसको सरकाओगे तो अब क्या उतने गैप जितना पहले था? नहीं, ऑब्वियसली कुछ बदल गया होगा, राइट। तो इसीलिए मैं ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए इसको हमेशा चिपका के रखता हूँ। चिपका के रखने का यही फ़ायदा है क्योंकि हमारी जो फोकल लेंथ है बेसिकली वो इस गैप डी पे भी डिपेंड करती है, फाइनल फोकल लेंथ, ठीक है। ओके, सो आइए इससे इमेज क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली इमेज कैसे क्रिएट करेंगे कि यहाँ पर हमने बल्ब लगा रखा है और यहाँ पर हमारा एरो है, इस एरो की इमेज वहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा कि स्क्रीन को हिला के या इसको हिला के कैसे भी करके ना वहाँ पर एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से बुक उठा लीजिए और पॉज करो। तो बेसिकली मैं ट्राई कर रहा हूँ इमेज बनाने का। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही परफेक्ट सी इमेज आ रही है, वहाँ पे एरो की, यहाँ पे ब्लर हो जा रही है। मैं पीछे और लेके आया तो ब्लर हो गई, आगे लेके गया तो ब्लर हो गई। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहाँ पर एकदम शार्प इमेज होगी, एकदम शार्प इमेज। तो जहाँ पर भी इमेज एकदम शार्प आ जाए वहीं पे आपको रुक जाए। जहाँ पे भी आपको लगे कि इमेज एकदम शार्प हो चुकी है वो थोड़ा देखने में फ़र्क हो सकता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप जितना हो सके अपनी आंखों के सबसे एक्यूरेट लीजिए, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा आधा सेंटीमीटर का फ़र्क आ जाए, बट दैट्स ओके, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ना हो, मतलब डिस्टेंसेज में, मतलब जितना हो सके उतना क्लियर रखिए, ठीक है। जो मैं बात करूँ कि आधा सेंटीमीटर का फ़र्क आ जाए, वो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? थोड़ा आधा सेंटीमीटर हो सकता है यहाँ पे कोई समझे कि फोकस है, मतलब फोकस हो चुका है, या फिर कोई आधा सेंटीमीटर यहाँ सरका ले तो समझे कि ये फोकस है, ठीक है। तो बेसिकली यू और वी चेंज हो जाएगा। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी मतलब इमेज डिस्टेंस। ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो चेंज हो जाएगी, आई अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब ये कि मुझे यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा फोकस दिख रहा है, एकदम हाईली फोकस दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है इसकी जो रीडिंग है, ठीक है, वो ले लूँगा, बस यहीं पर स्टॉप हो जाऊँगा। अब फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है ना बीच में, इसके बीच में लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस स्केल से मेजर कर लूँगा, ठीक है। इस स्केल की मदद से, स्केल पे मार्किंग्स हैं, मुझे ये गैप बस पता कर लेना है कि ये गैप कितना है, लेंस से यहाँ तक का गैप। वैसे ही जो इमेज है, इमेज में ग्राफ पेपर इसके बीचों बीच लगा हुआ है, तो यहाँ तक का गैप, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है मैं उसे भी मेजर करूँगा। ये दोनों गैप्स की वैल्यू मुझे नोट करनी है, मैनुअल।
ओके, तो मुझे कहाँ नोट करनी है वो देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर u डैश और v डैश में है ना, जो u डैश है और v डैश है यहाँ पे मुझे नोट करना है। थोड़ा सा आगे लाया करूँगा, टेंशन मत। ओके, तो ये जो u डैश लिखा है उसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, आप वहाँ दिखाओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। और जो v डैश लिखा हुआ है उसके अंदर यहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो है डिस्टेंसेस बेसिकली लिखना है। अब यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज आई जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखना है, तो साइज ऑफ द इमेज आई में ये जो यहाँ पे जो इमेज बन रही है उसका साइज लेना है। इसलिए हम लोग ने स्क्रीन को सादा वाइट पेपर ना लगा के बल्कि ग्राफ पेपर लगाएगा, ताकि जो है बेसिकली इसका हम साइज मेजर कर सकें। तो बेटा आप आगे बढ़िए और बताइए साइज कितना है। इधर लो मेरे आप आगे बढ़िए, ट्राई कीजिए, बताइए साइज कितना है उसका इमेज का अप्रॉक्सीमेटली इन सेंटीमीटर्स। सो इस इमेज का जो साइज़ है अगर हम ध्यान से देखें तो 1 सेंटीमीटर, ये एक बॉक्स हो गया, ये 2 बॉक्स 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 बॉक्स 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये 0.4 है। आप देख सकते हैं कि ये 0.4 सिर्फ 4 लाइन्स, मतलब एक एक बॉक्स के अंदर भी 10-10 लाइन्स हैं। तो सिर्फ 4 लाइन्स ही बेसिकली सिर्फ 4 लाइन्स ही वहाँ तक की गया है वो। तो 3 बॉक्स मतलब 3 सेंटीमीटर और 4 लाइन्स मतलब 0.4 सेंटीमीटर, तो 3.4 इसकी रीडिंग है। अगर ये 6 लाइन्स तक गया होता तो 3.6 इसकी रीडिंग होती। ये 2 लाइन्स के बीच का गैप या फिर ये जो हॉरिजॉन्टल एरो है इसका साइज़, ये इमेज का साइज़ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज़ यहाँ पर हम लोगों ने आपके कन्वीनियंस के लिए सिर्फ 1 सेंटीमीटर का रखा है। तो इसका अगर आप साइज़ मेजर करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ 1 सेंटीमीटर एंड इमेज का साइज़ 3.4 सेंटीमीटर। सो मैग्नीफिकेशन कितना होगा, मैग्नीफिकेशन कितना होगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, दिखाओ ज़रा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, लो पेंसिल पेन कुछ भी दो, अरे पावर दे दो, पेंसिल पेन कुछ है। सो लिसन, सो यहाँ पे हमें इमेज का साइज़ आ गया 3.4, तो मैग्नीफिकेशन भी 3.4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन इज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज 3.4 है, ऑब्जेक्ट साइज 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 ही आएगा। तो मैग्नीफिकेशन भी हमको मिल गया, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन मिल गया तो बेसिकली 1 + m भी करना है इसके अंदर, अगले टेबल में 1 प्लस मतलब अगले कॉलम में 1 + m करना है। तो 1 प्लस करेंगे इसमें तो 4.4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.4, ठीक है। और यहाँ पे 1 + 1/m दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले जो m आया ना अपना ये 3.4, इसका उल्टा करना है, मतलब 1/3.4 करना है। 1/3.4 की जो भी वैल्यू आ जाए, जो भी 0.3, 0.29 या जो लेट्स से मान लो 0.3 आ गई वैल्यू, तो 0.3 में 1 ऐड करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? उस 0.3 में 1 ऐड करना है तो वो 1.3 बन जाएगा। बात समझ में आई आप सभी के? बहुत ही सिंपल है ये कि आपको ये डिस्टेंस लिखना है, ठीक है। पहली लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, दूसरी लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इमेज का साइज़, और मैग्नीफिकेशन में हमेशा उतना आएगा जितना इमेज का साइज़ है, बिकॉज हमने जानबूझकर ओ को 1 रखा है, ऑब्जेक्ट के साइज़ को 1 रखा है। तो ये दोनों कॉलम एक्जैक्टली सेम रहेंगे। फिर उसके बाद में मैग्नीफिकेशन में 1 ऐड करके यहाँ पे लिख दोगे, जो भी इस कॉलम में लिखा है उसमें खाली 1 ऐड करके यहाँ लिख दोगे। और ये वाला थोड़ा टफ पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग नॉर्मली कैलकुलेटर यूज़ करना जानते नहीं हो। पहले m का उल्टा करो, इक्वल टू दबा दो, इक्वल टू दबा दोगे, कुछ वैल्यू आ जाएगी ना, फिर उसमें +1 करो। आप लोग उल्टा करके +1 डायरेक्टली करने की कोशिश करते हो तो गलत कर लेते हो, यू डोंट फॉलो बोर्ड मास रूल। तो बेसिकली वो आपको आता नहीं और कैलकुलेटर में दिमाग से नहीं कर सकता काम, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है इस तरीके से आपको सारी रीडिंग्स लेनी है। तो टोटल मिला के 10 डिस्टेंसेस पर आपको ये ट्राई करना है। अब आप लोग की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ 5 डिस्टेंसेस ऑटोमेटिक आ जाएंगे, 5 आप करेंगे, 5 ऑटोमेटिक आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा था कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। कॉन्जुगेट फोकाई मेथड ये कहता है कि अगर बेसिकली यानी कि देखो, कोई भी एक डिस्टेंस में अगर हमें ऑब्जेक्ट और इमेज मिल रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में हमें अगर ऑब्जेक्ट और इमेज मिल रहा है, तो उसी डिस्टेंस में डिस्टेंस को ना चेंज करते हुए, मतलब स्क्रीन डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट को जो ना चेंज करते हुए, ऑब्जेक्ट और जो इमेज मतलब स्क्रीन है उसके बीच का गैप ना चेंज करते हुए, सिर्फ मैं अगर इसे सरका दूंगा आगे तो मुझे वापस से इमेज मिलेगी। अगर एक बार मिली मैग्नीफाइड तो एक बार मिलेगी मुझे डिमिनिश्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? बट मिलेगी, इसी 2 पॉइंट के बीच में मिलेगी। तो अगर मैं एक बार रीडिंग निकाल चुका हूँ, मान लो कि ये मुझे आया 20 सेंटीमीटर और लेट्स से ये आया 80 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे अगर ये 20 है और ये 80 है, यहाँ से यहाँ तक 80 है और यहाँ से तक 20 है, तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ से अगर 80 ले जाऊँगा ना तो वहाँ पे कितना बचेगा? 20 बचेगा, तो आपको फिर से इमेज मिलेगी वैसे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये कॉन्जुगेट फोकाई मेथड की ट्रिक है। अगर ये आता है तो करो, नहीं तो फिर 10 अलग अलग डिस्टेंसेस अपने हिसाब से एडजस्ट करके करते रहो, ठीक है। तो आप लोग 10 अलग अलग डिस्टेंसेस पे भी निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये जो मैग्नीफाइड इमेज जो हमें आई है, इससे अब ये तो एक डिस्टेंस हो गया। मैं कॉन्जुगेट फोकाई मेथड का यूज़ करके इसी डिस्टेंस के बीच में एक डिमिनिश्ड इमेज भी बनाऊंगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ डिमिनिश्ड इमेज बनाने की। बहुत छोटी सी इमेज आने वाली है, शायद एकदम क्लियर दिखाई भी ना दे, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओके, इमेज आ चुकी है। ला इधर जूम करके लेके आइए, दिखाइए। थोड़ा देख पाना मुश्किल हो रहा है ना इसमें, इसमें नहीं दिख रहा है।
तो बेसिकली ये इतना छोटा इमेज है कि इस स्पॉट के पीछे छुप जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ बेसिकली ब्राइटनेस कम करके आप लोगों को दिखाने की। देखिए मैंने ब्राइटनेस कम करी, पकड़ के रखा है उसे, तो आप लोग इमेज का साइज़ देख सकते हैं। एक्चुअली हमारी नॉर्मल नेकेड आइज से हमें वो बहुत इजीली नज़र आ रहा है, लेकिन जो कैमरे में कैप्चर है ना वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। कैमरे में कैप्चर करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसको, बट नेकेड आइज से हम सभी इसको देख पा रहे हैं। और बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, विच इज़ लाइक 0.4 के आसपास का डिस्टेंस है। 0.4 भी नहीं बल्कि 0.3 का डिस्टेंस है। मतलब जो साइज़ बन रहा है बेसिकली वो 0.3 के आसपास बन रहा है, 0.3 के आसपास आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, ट्राई कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया है, तो बस ट्राई कर सकते हैं आप देखने का। ब्राइटनेस लो करके ये जो है एरो का साइज़। एनीवे तो मतलब इतना आपको यकीन तो हो गया कि कॉन्जुगेट फोकाई मेथड जो है वो वर्क करता है, ठीक है। सो कॉन्जुगेट फोकाई मेथड जो है वो वर्क करता है, इतना तो आपको यकीन हो चुका। तो आइए जो हमारा कॉन्जुगेट फोकाई मेथड है उसे परखते हैं कि वो कितना सही है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, तो ये 1 है, ठीक है। मैंने यहाँ से इसके सामने वैसे 1 रखा है, मतलब 1 नहीं मतलब 0 रखना है, ठीक है। 0 रखना है उसके सामने, 0 रखना है, तो 0 रख दिया है। अब इसके सामने यहाँ पर जो मुझे रीडिंग आ रही है मुझे वो देखना है। सो बेसिकली ये जो रीडिंग आ रही है ये अप्रॉक्स 12.5 कुछ आ रही है, 12.5 के आसपास आ रही है, ठीक है। ये 12.5 के आसपास आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, ये तो मैंने V' मेजर किया है, V', ठीक है। अब मैं U' मेजर करूँगा, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करूँगा, ठीक है। तो U' मेजर करने के लिए मैंने बेसिकली इसके सेंटर में, क्योंकि सेंटर में लगा हुआ है लेंस, तो सेंटर में मैंने 0 को रख दिया और यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ तक पहुँच रहा हूँ ऑब्जेक्ट तक, और यहाँ पे मैं रख के इसे देख रहा हूँ इसके बीच में, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। सो बेसिकली मुझे आ रहा है 59.5 आप चेक कर सकते हैं। ये इधर 60 है, इधर 59 है, 59.5 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 59.5। तो हमें बेसिकली जो अभी साइज़ आया था वो आया था 0.3 का साइज़, ठीक है। मैग्नीफिकेशन भी 0.3 होगा। एंड जो हमें V' आया था वो आया था 12.5 और U' आया था 59.5, है ना। 59.5 हमें आया, अभी मैंने मेजर किया। अभी कॉन्जुगेट फोकाई में मैंने ये भी किया था ना, 3.4 वाली इमेज भी ऑप्टेन की थी, बट उसका मैंने ये नहीं लिया था। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ऐसा इसका रिवर्स होता है कि नहीं होता है। मतलब यहाँ पे 12.5 के आसपास आना चाहिए, यहाँ पे 59.5 के आसपास आना चाहिए, एक्जैक्टली सेम तो नहीं आएगा, राइट। सो देख लेते हैं, चेक करते हैं उसको। तो ये जो इमेज है पहले 3.4 की आई थी, अभी थोड़ा सा मतलब हिल गया है, तो 3.3 है, बट कोई बात नहीं, 1 आध सेंटीमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा रीडिंग्स में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ U', तो U' में चेक कर रहा हूँ, तो बेसिकली इसके सेंटर में मैंने 0 रखा है। यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे मैं पहुँच रहा हूँ इसके सेंटर पे, तो बेसिकली मुझे आ रहा है 11। आप लोग देख सकते हैं कि 11 आ रहा है ना, ये ऊपर वाली जो रीडिंग 11 आ रहा है। सो पहले 12.5 आया था हमको V', लेकिन यहाँ पे U' जो आ रहा है वो 12.5 ना के 11 आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली मिस्टेक होगा, क्योंकि मैं जिसे फोकस समझ रहा हूँ, हो सकता है वो आपके लिए आउट ऑफ फोकस हो, है ना। तो थोड़ा बहुत मतलब आगे पीछे ये तो हो ही जाता है, ह्यूमन एरर से हो जाता है। उसके बाद चीज़ें भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हिल जाती हैं, और वैसे भी पहले वो 3.4 पे था, तो अब 3.4 पे नहीं है, जब मैंने शुरुआत में बताया था। तो ठीक है, वो 3.3 दिखा रहा है मैग्नीफिकेशन, तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि हल्का फुल्का ये भी चीज़ हिल गई है मेजरमेंट लेते टाइम पे। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे तो 11 आ गया। अब देखते हैं इसका V' कितना आ रहा है। इसका V' उसके U' जितना आना चाहिए, वही कॉन्जुगेट फोकाई मेथड है, तो इसका V' भी चेक कर लेते हैं। तो अब जो मैं V' चेक कर रहा हूँ, तो मैंने इसके सेंटर में बेसिकली 0 को रख दिया है, ठीक है, सेकंड लेंस के, और यहाँ से मैं जो V' चेक कर रहा हूँ बेसिकली कहाँ तक जा रहा है वो इसके सेंटर तक, इट इज़ कमिंग टू बी 60.5, है ना, 60.5 के आसपास। 60.5 से थोड़ा बड़ा है, आई थिंक 61 है, अप्रॉक्स 61 है, ठीक है। तो 61 जो है हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। वैसे 59 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, 9 के आसपास दिख रहा है, बट दैट्स ओके। तो सॉरी 60.9 के आसपास दिख रहा है, बट 61 अभी ले सकते हैं फिलहाल के लिए, अप्रॉक्सीमेट रीडिंग्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ रीडिंग्स को। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो U' आया वो आया 11 पॉइंट समथिंग, 11 ले रहा हूँ, और यहाँ पे आया हम लोग को 60.9 या समथिंग कुछ आया था, 61 ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि देखिए रीडिंग्स जो है एक्सचेंज टाइप की हो गई है ना, ये जो रीडिंग है ये आ गई। तो मतलब इन्हीं दो डिस्टेंसेस के बीच में, वैसे ही आप देखो, इन्हीं दो डिस्टेंसेस के बीच में, मतलब ये जो डिस्टेंस, एक ही डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस नहीं है, एक ही डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के बीच में 2 वाली भी जा सकती है, तो 2 रीडिंग ऐसी होगी। अब अगली रीडिंग के लिए क्या करेंगे, अगली रीडिंग के लिए करेंगे क्या, तो इसे आप दूर ले जाइए। देखिए फोकस बिगड़ चुका है ना, फोकस बिगड़ चुका है, तो आपको फिर ये चीज़ें हिला के देखना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। आई अंडरस्टैंड इट। अब आप देख सकते हैं कि नया मैग्नीफिकेशन आ गया, एक नया फोकस आ गया। लेकिन एक बार आप U' नोट कर लेंगे, V' नोट कर लेंगे, अब आपको ख्याल रहेगा कि वापस से उधर ले जाने पर कितने पे आने वाले हैं, एक आइडिया रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर 10 है और यहाँ पे 90 है, तो आपको मालूम है कि आपको उसको 90 सका के ले जाना है, ताकि वहाँ पे 10 रह जाए, और वहाँ पे आपको वापस से भेज मिल जाएगी। तो ऐसे करके 2 मतलब 4 रीडिंग्स होगी ना आपके पास। तो हर रीडिंग बदलेंगे कैसे बना, एक बार फिक्स कर दोगे तो रीडिंग बदलेगी नहीं पूरी जिंदगी में। हाँ, आप आगे भी ले सकते हो, जरूरी थोड़ी उधर तक ले जाना है। देखो अगर मैंने इसको इधर ले आया, फोकस बिगड़ गया, क्लोज आ गया, देखिए रीडिंग आ गई इसकी, है कि नहीं। तो बेसिकली कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपको इसको 5 बार हिलाना पड़ेगा, 10 बार रीडिंग आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी। अगर मैं आपको ये ट्रिक नहीं बताता कॉन्जुगेट फोकाई की, तो आपको 10 बार इसको हिलाना पड़ता।
तो हम निकाल पाएंगे ये चीज़ें, तो निकाल लीजिए, बाकी का प्रोसीजर हम आगे देखेंगे। ये जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस वाला एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप लोगों ने रीडिंग्स ऑब्टेन कर लिए हैं। अब ये रीडिंग्स के ना थोड़ी स्कैटर्ड सी हैं, तो इसको आप लोग को अरेंज करना चाहिए। सो बेसिकली जैसे कि अभी देखो 11 है, फिर उसके बाद में ना 12.5 वाली लिखो, है ना, फिर उसके बाद में आप ना 15 वाली लिखो, फिर 19 वाली लिखो, तो ऐसा भी अरेंज करो। अच्छा, खाली इसको अरेंज करके छोड़ दिया और ऐसा रखा, ऐसा नहीं करना, पूरा सब कुछ अरेंज करना, सब कुछ घूमेगा ना जब ये रीडिंग्स लेंगी। तो उससे देखो आप ऐसा रख के भी काम कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्टी आएगी ग्राफ प्लॉट करने में। हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो अगर सीक्वेंस में चीज़ें रहेंगी तो ग्राफ प्लॉट करना आसान रहेगा। तो बेसिकली देखिए, हमें ग्राफ प्लॉट करने, वो भी 2 ग्राफ प्लॉट करने हैं। और ये दोनों ग्राफ्स को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ है ना, मतलब जो एक्स एक्सिस है उसके भी नीचे जा रहे हैं, उसके नीचे तक जा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे जब आप ग्राफ बनाओगे, लेट्स से ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाओगे, तो आप लोगों ने डायरेक्टली एकदम एंड टू एंड मत ले लेना, मतलब ऐसा यहाँ से लेके और यहाँ तक ऐसा एंड टू एंड मत लेना, बल्कि यहाँ से लेना। ग्राफ थोड़ा सा 5-6 लाइन 7 लाइन छोड़ देना नीचे और फिर ग्राफ लेना। अब देखो, जैसे कि इन लोग की जो मैक्सिमम रीडिंग आई है, मैक्सिमम रीडिंग इनकी है ना 60 तक गई है यहाँ पे, है ना, इसमें जो है 60 तक गई है और यहाँ पे कुछ 50 तक गई है, 61 तक गई है, 61 तक। तो यानी कि 60 प्लॉट करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5-5 लेके 12 लाइन्स में आ जाएगा। और यहाँ पे होती कितनी लाइन्स हैं, इस तरफ जो लाइन्स होती हैं ग्राफ पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 24 लाइन्स के आसपास होती हैं। तो बेसिकली आप 12 लाइन्स में प्लॉट कर दीजिए ना इजीली, 5-5 लेके, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। तो वैसा करके प्लॉट कीजिए। आप ये मत सोचना कि 24 लाइन से तो फिर हम लोग तो 2.5 लेके भी कर सकते हैं। अरे बाबा, यहाँ पे गैप छोड़ना है, यहाँ पे गैप छोड़ना है, तो बचेंगी ऊपर मुश्किल से शायद 18 लाइन्स बचेंगी। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको मतलब 5-5 लेके प्लॉट करना, 60 तक चला जाएगा इजीली। तो 2 ग्राफ्स हैं, एक यू डैश का है 1+1/m के साथ और एक वी डैश का है 1+m के साथ। तो देखिए, ये यू डैश है, इसका ग्राफ किसके साथ बनेगा, 1+1/m के साथ बनेगा, और वी डैश का जो ग्राफ है वो किसके साथ बनेगा, 1+m के साथ बनेगा। तो हम ये पहले ग्राफ्स बना लेते हैं, है ना, इनकी स्लोप से फोकल लेंथ F1 F2 निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर ये जो है फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम हमें मिल जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद हम फिर कार्डिनल पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। एक और ग्राफ, मतलब इसमें 3 ग्राफ्स है टोटल, ओके। सो बेसिकली अब हमको यू डैश, ये यू डैश वर्सेज 1+1/m ये प्लॉट कर रहे हैं, यू डैश वर्सेज 1+1/m। तो यहाँ पे हम यू डैश प्लॉट करने वाले हैं और यहाँ पर 1+1/m प्लॉट करने वाले हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि 5-6 लाइन्स छोड़ दीजिए, तो मैं यहाँ पे 6 लाइन्स को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, 6 लाइन्स छोड़ दे रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं जो है ग्राफ बनाऊँगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, वो आप लोग अच्छे से बनाएंगे, थोड़ा लॉन्ग स्केल रहेगा तो अच्छा रहेगा, बट कोई बात नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1+1/m और ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी वाई एक्सिस है, करेक्ट। तो वाई एक्सिस में मेरा क्या रहेगा, यू डैश रहेगा। तो मुझे यू डैश जो प्लॉट करना है, मुझे कहाँ तक जाना है, 60 तक जाना है। सबसे बड़ी रीडिंग 60 है, 59.5, मतलब 60 की रीडिंग सबसे बड़ी रीडिंग, ठीक है, 60 की रीडिंग। उसको थोड़ा ऐसे साइड से लो, हाँ ऐसा, ऊपर वरना आड़ा दिखता है। तो ठीक है, तो बेसिकली 59.5 या 60 की रीडिंग है। तो यहाँ पे आराम से 12-15 लाइन्स तो होंगी, तो आप 5-5 करके जाइए। सो 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, है ना, और 65 भी चलो लिख दिया। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी रीडिंग है 1+1/m वाली, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 4.33 सबसे बड़ी रीडिंग है ना, मतलब 4.5 मान लो, तो 4.5 मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है ना। यहाँ पे कुछ 16-18 लाइन्स तो होंगी। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि 4-4 पर जो है ना, 4 की दूरी पर मैं क्या कितना ले लूँगा, मैं ले लूँगा 1, है ना, ये मेरा 0,0 है, ठीक है। तो 4 की दूरी पर मैं 1 ले लूँगा, उसके बाद में और 4 की दूरी पर मैं 2 ले लूँगा, और 4 की दूरी पर मैं 3 ले लूँगा, और जो 4 है उसकी दूरी पर मैं 4 ले लूँगा, और फिर जस्ट 2 बचा है अभी, और वहाँ पे 4.5 लिख दूँगा। 2 और लाइन्स होती तो फिर मैं 5 लिख देता, है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो प्लॉट करेंगे कैसे। अभी इसमें जो एक मतलब यानी कि जैसे देखो ना, एक बॉक्स के अंदर भी 10 लाइन्स होती हैं। तो अभी एक लाइन की वैल्यू क्या है, या फिर बेसिकली हमको वैल्यू से पता करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो 1.2 प्लॉट करना रहा, तो मैं कैसे प्लॉट करूँगा 1.2, कैसे प्लॉट करूँगा 1.1। तो मुझे पता तो चले कि 0.1 जैसी अगर कोई चीज़ प्लॉट करनी है मुझे, तो मुझे कितना आगे जाना पड़ेगा। तो इस ग्राफ के हिसाब से अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचें तो मुझे 4 लाइन्स आगे जाना पड़ेगा। तो 0.1 के लिए मुझे 4 लाइन्स आगे जाना पड़ेगा। आप अंडरस्टैंड। तो यानी कि अगर मुझे 1.1 चाहिए ना, तो मुझे 4 लाइन्स आगे यहाँ आना पड़ेगा, तो ये 1.1 हो जाएगा। 1.2 चाहिए तो और 4 लाइन्स आगे, यानी कि यहाँ जाना, मतलब टोटल 8 लाइन्स आगे मुझे जाना पड़ेगा, तब जाके बेसिकली मैं 1.2 पे पहुँच जाऊँगा। बात समझ में आ रही है आप सभी के, ठीक है। ये तो यहाँ पे प्लॉट करने का तरीका हो गया। अब यहाँ पर तो मैंने जो नंबर्स लिखे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे कैसे प्लॉट करेंगे चीज़ों को। तो देखिए, यहाँ पर हर मतलब 2 लाइन पर 1 वैल्यू बदलती है। मतलब अगर ये 5 है तो मुझे 6 पे जाना है तो 2 लाइन्स आगे, 7 पे जाना है तो 2 लाइन्स आगे, 8 पे जाना है 2 लाइन्स आगे, 9 पे जाना है 2 लाइन्स आगे, और फिर 2 लाइन आगे पे 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक लाइन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0.5 के आसपास है ना, 0.5 के आसपास है। तो एक लाइन आगे बढ़ा मैं तो मतलब 5.5 पे पहुँच जाऊँगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे अगर यानी कि 1 वैल्यू आगे बढ़ना है तो मुझे 2 लाइन्स आगे जाना पड़ेगा।
1 के लिए मुझे 2 लाइन आगे जाना पड़ेगा, यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे 0.1 के लिए 4 लाइन आगे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं चीज़ें प्लॉट करना होंगी। अब देखिए जैसे मैं एक रीडिंग चुन लेता हूँ, यहाँ पे लेट से 1.55 वाली चुन लेता हूँ, ठीक है, 1.55 वाली रीडिंग चुन लेता हूँ यहाँ पर, है ना, ये 1.55 है। तो 1.55 मुझे कहाँ मिलेगा? देखिए अब आप ये सोचिए कि 0.1 मतलब 4 लाइन्स, तो 0.05 अगर रहेगा, इसका भी आधा, इसका भी आधा, तो 2 लाइन्स हो जाएगा, है ना। अरे 2 लाइन्स होगा कि नहीं होगा? गुड। मुझे क्या चाहिए? 1.5 चाहिए। 1.5 किधर होगा? 1.5 इधर होगा, लेकिन मुझे 0.05 और आगे जाना है, तभी तो 1.55 आएगा ना। अरे ये 1.5 है, मुझे चाहिए क्या? 1.55। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे 2 लाइन्स और आगे बढ़ना पड़ेगा इस जगह से। तो इस जगह से 2 लाइन्स आगे बढ़ूंगा तो ये बन गया 1.55। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो 2 लाइन्स जैसे आगे बढ़ना पड़ेगा तो मुझे 1.55 की रीडिंग मिलेगी। चलो 1.55 ये तो हो गया। अब इसके सामने था क्या? इसके सामने क्या था? इसके सामने था 15.3। तो 15 किधर है मेरा? ये मेरा 15 है ना, ये मेरा 15 है, इधर 15 लिखा हुआ है। तो बेसिकली 15 पे मैं आया, लेकिन 15 पॉइंट कितना लिखा है? 3 लिखा है। देखिए यहाँ पे आप है ना, जो 0.3 है उसे इग्नोर कीजिए। आप लोग है ना 0 पॉइंट मतलब ऐसा होगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ये सभी को आप क्या मानेंगे? 5 मानेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? जब होगा 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, इसको आप 6 मानेंगे। समझ में आ गई बात आप सभी के, है ना? इतना तो कर सकते हैं ना? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? वैसे लिसन, हम लोग थोड़ा और प्रिसाइज होने के लिए ये कर सकते हैं कि 5.6 से जो स्टार्ट हो रहा है ना उसको 6 माने। 5.5 रहेगा तो 5.5 तो प्लॉट होता है ना सर? 5.5 तो प्लॉट होता है ना? अरे क्योंकि अगर ये 5 है और 2 लाइन आगे 6 है तो बीच में क्या होगा? 5.5 होगा ना। तो थोड़ा एक्यूरेसी मेंटेन करने की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए 5.1 से 5.4 तक रहा तो बेसिकली इसको 5 मानिए, 5.6 से 5.9 तक रहा तो उसको 6 मानिए, और 5.5 एक्जैक्टली रहा तो प्लॉट कर दीजिए डायरेक्टली उसको। उसको कुछ अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, सबको ये दिमाग में बात घुस चुकी है सभी के, है ना? बहुत ही सिंपल सा है। तो मुझे 15.3 था, तो 15.3 वाली चीज़ को तो मैं इग्नोर कर दूंगा, 15 ही मानूंगा, 15 मानूंगा। तो 15 के सामने ये जो है 1.5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 के सामने 1.55, है ना, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे कहीं ना कहीं। थोड़े पॉइंट्स कभी इधर होंगे, कुछ पॉइंट्स इधर होंगे, तो घबराना नहीं। हमें जस्ट एक एवरेज लाइन बनानी होती है, एवरेज लाइन बनानी होती है, और एवरेज लाइन से हमें यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, जो कि नेगेटिव वैल्यू हमको मिलेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जैसे मतलब यू डैश वर्सेज 1 + 1/m किया है, वैसे वी डैश वर्सेज 1 + m कर सकते हैं लोग। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आप लोग प्लॉट करिए, स्टॉप करिए। तो ये आप लोगों ने वी डैश वर्सेज 1 + m का ग्राफ बनाया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफ बनाया आप लोगों का। पॉइंट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। यहाँ पे स्केल लिखना मत भूलिएगा। स्केल लिखना होता है कि एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है, और वैसे ही वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है वो लिखना होता है। भले आपने 4 सेंटीमीटर पे 1 बनाया है, लेकिन वैल्यू हमेशा 1 की लिखा करिए। तरीका, स्टैंडर्ड तरीका वही है। 4 पे बनाया, 5 पे बनाया, से फर्क नहीं पड़ता। तो 4 लाइन्स की वैल्यू 1 है, मतलब 4 सेंटीमीटर की वैल्यू 1 है, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 0.25 है। तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 0.25। जो भी यूनिट्स होगा वो यूनिट्स लिखने का, लेकिन यहाँ पर बेसिकली कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन एक रेशियो है। मैग्नीफिकेशन एक रेशियो है। अगर डिस्टेंस होता तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिखता, समझ गए? वेलोसिटी होती तो मीटर पर सेकंड लिखता, फोर्स होता तो न्यूटन लिखता, समझ गए? लेकिन ये खाली नॉर्मल सा मैग्नीफिकेशन का एक रेशियो होता है, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। तो 0.25 बस, 1 सेंटीमीटर 0.25। वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5, लेकिन ये डिस्टेंस है। आपने निकाले ना यू डैश वी डैश, डिस्टेंस ही निकाला है ना, स्केल पे निकाला है ना, स्केल पे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 सेंटीमीटर। अब ये जो आपको इंटरसेप्ट आया, ये वैल्यू आपको लेनी है, और देखिए मैनुअल खोलिए अपना। तो बेसिकली ये इंटरसेप्ट की वैल्यू लेनी है और स्लोप निकालनी है। स्लोप के लिए परफेक्ट पॉइंट्स ढूंढना है। तो मुझे जो परफेक्ट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये 2 पॉइंट्स परफेक्ट पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, ठीक है? तो जैसे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे दिया 55 और नीचे क्या दिया है 4 है। देखिए 4,55, 4 पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। वैसे ही इस वाले का लिखिए, इस वाले का नीचे क्या दिया, देखिए ये हो जाएगा आपका 2, देखो ये 3 है ना, ये 3 है, ये 2 है, तो ये वाला हो जाएगा 2.75, 2.50, 2.25, है ना? तो 2.75, तो 2.75 कॉमा ठीक है 35। परफेक्ट पॉइंट्स का मतलब होता है कि जो बराबर लाइन पे आ रहे हो, 2 लाइन पे, समझ रहे? एकदम परफेक्ट, लेकिन बाकी पॉइंट्स नहीं आ रहे ना लाइन पे, ठीक है? तो ये आपने ले लिया। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 क्या है 55, y1 क्या है 35, x2 क्या है 4, x1 क्या है 2.75। तो स्लोप आपको आ जाएगी, समझ गए? ये दिखाइए, b डैश वर्सेज 1 + m का ग्राफ आपने बनाया है। इसमें जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट -b कहलाएगा, और वो इंटरसेप्ट है कितना? देखो ये ऐसा ले, इतना लोगे तो 5 है, बराबर। फिर इसके 6 लाइन आगे, 6 लाइन आगे मतलब 8 है, 8 आज अंडरस्टैंड। अरे 8 हो गया ना, 2 लाइन आगे 6, समझ गए? ये 5 है,
2 लाइन आगे 6, 2 लाइन और आगे 7, 2 लाइन और आगे, तो टोटल 6 लाइन आगे है ना, तो 8 हो जाएगा। तो माइनस बी इक्वल्स टू -8, नीचे की तरफ है तो -8 हो गया, तो -8 भी आ गया, आपको स्लोप भी आ गई। स्लोप की जो वैल्यू आएगी उसका नाम है f2, समझ गए, स्लोप इज f2। वैसे ही जो आपने u वर्सेज 1+1/m बनाया रहेगा ग्राफ, उसका भी इंटरसेप्ट, उसका भी स्लोप आएगा। तो जो u वर्सेज 1+1/m वाला ग्राफ है, u वर्सेज 1+1/m, इसका भी स्केल लिख लेना आप लोग। यहाँ पे इसका जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो लिखना, वो इंटरसेप्ट -a कहलाता है, -a कहलाता है इंटरसेप्ट, क्या कहलाता है, -a। और इसका जो स्लोप है वो कहलाता है f1, समझ गए, इसका स्लोप f1 है, इसका स्लोप f2 है। बस ये दोनों चीज़ें निकालना है आपको, समझ में आ गई बात, चलिए जल्दी निकालिए। ओके, तो u डैश वर्सेज 1+1/m का जो ग्राफ है उसमें आपको जो वैल्यू आई है स्लोप की वो आई है 20, और जो इंटरसेप्ट आया है अल्फ़ा या फिर a -13। अच्छा, माइनस से -13 है तो a = 13 आपको लिखना है, माइनस हटा देना है। सो आपको मतलब इतना स्लोप आया और इतना a आया। और जो दूसरा ग्राफ है v डैश वर्सेज 1+m का, 1+m लिखा नहीं इधर, तो v डैश वर्सेज 1+m का, इसमें जो आपको स्लोप आई है ये आई है स्लोप 16, गुड। तो 16 आपके स्लोप की वैल्यू है, और इंटरसेप्ट आपको कितना आया है, कहाँ इंटरसेप्ट, हाँ इंटरसेप्ट आपको आया b = 8, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट 8 आया। अच्छा, अब ये दोनों जो स्लोप्स, मतलब सॉरी, ये जो दोनों स्लोप्स आई थी, एक आया था 18 आया था, कितना आया था, एक आया था 20 और दूसरा, अरे कितना लिखा था, 16 था ना, हाँ 16, तो एक आया 16 और एक आया 20, तो 16 और 20 का जो एवरेज है कितना है, 18 है। हम लोग ने एवरेज ही निकालना है ना, इधर देखो यहाँ पे दिया है ना, f = f1 + f2/2, तो आपको f1 आ गया 16, f2 आ गया, हाँ, सो ये 16 है, ये 20 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 16 आएगा। आप यहाँ पे 16 लिख देंगे, ठीक है, अरे जो भी है, 16 + 20 डिवाइड बाई 2 तो 18 लिख देंगे, 16 + 20 डिवाइड बाई 2 18, तो 18 जो है आप यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आपका फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम आ गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट लिख देंगे बस। अब हमको कार्डिनल पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। मैं दोनों लेंसेज जो है हमने जो इस्तेमाल किए हैं उसका फोकल लेंथ निकालना सिखाता हूँ आपको, एक मतलब अलग तरीके से। वो तरीका बहुत पहले से आपको शायद पता भी होगा, बट हम फिर भी उसको भी एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली फोकल लेंथ निकालने का ये बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ, लेंस को पीछे पीछे पीछे, और मैं यहाँ पे से फोकस करूँगा, देखिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सामने बिल्डिंग नजर आ रही है। नज़दीक से आके दिखाओ, जरा नज़दीक से आके दिखाओ, स्क्रीन जो है हमारी उसके नज़दीक आके दिखाओ। यहाँ पे एकदम शार्प आ रहा है ना, शार्प किधर आ रहा है, इधर ही आ रहा है, तो और आई जाए इधर शार्प है, हाँ ये देखो 24 पे यहाँ पे 1 है, यहाँ से मतलब 0 है, यहाँ से 24 पे मुझे जो है सामने की बिल्डिंग्स का इन्वर्टेड इमेज आ रही है। कैन यू गाइस सी दैट? अब दिखा कि नहीं, पूरी बिल्डिंग उल्टी टेढ़ी दिख रही है कि नहीं, पक्का? अब वो घुमा के बिल्डिंग दिखाओ सामने वाली, तो वो जो बिल्डिंग है, अरे रुको बे, हाँ इसी बिल्डिंग का इन्वर्टेड व्यू हम लोग को आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, देखो दिखा, यस सर, परफेक्ट दिखा एकदम, दिखाओ जरा नजदीक से, मेरे को भी दिखाओ, सेंटीमीटर दिखा। अरे बिल्डिंग दिखाओ, मेरा हाथ क्यों दिखा रहे हो? नहीं सर, सेंटीमीटर कितने पे आ रहे हैं? वो तो 24 पे आ रहा है, बिल्डिंग दिखाई तुमने? यस। अच्छा ठीक है, साफ साफ जरा। तो चलिए आप ट्राई कीजिए, देखते हैं कहाँ पे आती है इमेज, सामने की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी इमेज। हाँ ये आने लगी है ऑलमोस्ट, थोड़ा और जाओ, क्लोज जाओ, नहीं ब्लर हो रहा है, पीछे आओ। हाँ तो कितना आ रहा है ये, कितना है ना, हाँ 18 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है ना, 18 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है तुम्हारा, है ना। तो हमको जो है बिल्डिंग की इमेज आ रही है इसमें, हम लोग देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो बिल्डिंग की इन्वर्टेड इमेज आ रही है, रियल इन्वर्टेड इमेज, राइट। ओके, तो बारी आती है कार्डिनल पॉइंट्स प्लॉट करने की। कार्डिनल पॉइंट्स ये लेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, टोटल 6 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है। 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, 2 नोडल पॉइंट्स होते हैं। नोडल पॉइंट्स यहाँ पे अपने को नहीं बनाना है, क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि अपनी लेंसेज के बीच में भी एयर है, लेफ्ट में भी एयर है, राइट में भी एयर है। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे कि लेंसेज डूबी हुई होती पानी में एक साइड से, या ऐसा कुछ हुआ होता कि मैंने 2 लेंस के बीच में पानी डाल दिया, बाजू में हवा रखा, तब जाके नोडल पॉइंट्स भी आते। यहाँ पे नोडल पॉइंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि सब जगह पे सेम मीडियम है, लेंसेज के लेफ्ट राइट बीच में सेम मीडियम है, तो नोडल पॉइंट्स नहीं आएंगे। नोडल पॉइंट्स तब आते हैं जब मीडियम अलग अलग हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, एक ही मीडियम है। अच्छा, तो कार्डिनल पॉइंट से ग्राफ थोड़ा लंबा है, तो इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ये ज़्यादा बेटर है। तो अब बेसिकली क्या कर लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, खींच लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके ऊपर सारी लेंसेज को हम बिठाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो हमारी लेंसेज हैं, हमारी जो लेंसेज हैं उसको यहाँ पे रखना है,
अब लेंसेज के बीच का गैप आपने मुझे बताया कि स्मॉल डी की वैल्यू आपकी 12.4 आई है। अब 12.4 तो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, अगर मैं लेंसेज यहाँ पे बना दूंगा तो वो जो फोकल लेंथ आई है 18, 18 वो कहाँ बनाऊंगा? तो इसीलिए इसको कम से कम हाफ कर दो। मतलब ये लिखना 12.4 ही है लेकिन प्लॉट करना 6.2, समझ गए? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, से आ गया अपना 2 लेंसेज आ गया, लेंस L1 L2 आ गया। आगे तो 2 लाइन्स मैंने बनाई, इनके बीच का जो ये गैप है 6.2 मैंने ले लिया, और 6.2 बेसिकली कुछ और नहीं 12.4 का करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, समझ गए? अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो 1 सेंटीमीटर यहाँ का 2 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है? तो मैंने क्या कर दिया कि 6.2 पे ले लिया, 2 लेंसेज मेरी बन गई। अब मुझे ए और बी की वैल्यू कितनी आई थी? ए की वैल्यू कितनी थी और बी की वैल्यू कितनी थी? ए की 8 थी शायद और बी की 30 थी। अच्छा, ए की 13 थी। 13 का आधा कितना होता है? 13 का आधा कितना होता है? ए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आर पार हो जाएगा ऐसा लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है। सो बेसिकली ए जो है, एक मिनट तुम्हारी मैनुअल दिखाओ। मतलब ये पहली बार हो रहा है लाइफ में ऐसा। मतलब अब तक जो हम लोग ने किया एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या होता है कि ए अंदर ही आता है, ये अंदर ही आता है, ये बाहर जा रहा है, आर पार जा रहा है। तो मेरे ख्याल से हमको स्लोप थोड़ी चेंज करनी चाहिए, तभी हम लोग को ज़्यादा आ रही है। लेकिन इसकी 24 आई है, कितना है? ए वाला किधर है? सर इसके पीछे, इसके पीछे है। कितना आया था हमको इसमें? ए 13 आया और स्लोप कितनी है? 20 आई ना, और दूसरे की 16 आ रही थी। तो ये थोड़ा है ना, अरे ये तो गलत बनाया ना लाइन आप लोगों ने। ये लाइन ही गलत है ना, बताओ लाइन क्यों गलत है? बताओ लाइन क्यों, नज़दीक से दिखाओ ये लाइन क्यों गलत है, बताओ मुझे। अकल के पुतलो, तुम लोग ने ये 2 पॉइंट तो जोड़ने का सोच लिया, तुम लोग ये भूल गए कि ये सारे पॉइंट्स सब एक ही साइड पे। अरे पॉइंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, एवरेज लाइन जाना चाहिए, तभी तो गलत आ रहा है ना। अरे बाबा ये लाइन अगर ऐसे जाती तो कम से कम 2-3 पॉइंट उधर 2-3 पॉइंट इधर कुछ होते और इसकी वैल्यू 5 या 6 आती, 8 आती। तुम्हारी यही लाइन, यही वैल्यू बड़ी आ रही है ना, 13-14 कुछ आ रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और फिर स्लोप भी घटता और 20 से कम आता, 20 से कम आता, कुछ 16-18 आता। क्योंकि लाइन ऐसी खड़ी है तो ज़्यादा स्लोप है, तो लाइन थोड़ी सी ऐसी बैठ गई तो स्लोप कम हो जाती है। तो अगर 16 ऐसा कुछ आता तो एवरेज निकालने पे वहाँ पे जो हमको ज़्यादा मिल रहा है, एक्चुअल रीडिंग जो आनी चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है, वो नहीं मिलता। एक्चुअल कितना आना चाहिए मैंने बताया ना, वो 14-15 आना चाहिए तुम्हारा, है ना? कॉम्बिनेशन का 14-15 आना चाहिए, 14-15 कॉम्बिनेशन का, इंडिविजुअल का नहीं। इंडिविजुअल मैंने बता दिया कितना कितना था, इंडिविजुअल 18 और 24 था, तो कॉम्बिनेशन का 14-15 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला? 1/f इज 1/f1 + 1/f2 - d/f1 f2। तो यहाँ पे 12.4 जो तुम्हारे लेंसेज के बीच का गैप है वो डालो, यहाँ पे लेंसेज का तुमने अभी फोकल लेंथ निकाला 18 और 24 वो डालो, तो तुमको कुछ 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सिस्टम में तभी वो आ जाता। कब आता? जब तुम लोग ये लाइन बराबर बनाते। तो अब ये जो लाइन बराबर अगर तुम बनाओगे तो बेसिकली तुमको जो है स्लोप बराबर आ जाएगा और एक की वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो अभी फिलहाल बनाने के हिसाब से मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि लाइन बराबर बनी है ये वाली एटलीस्ट, और मुझे 7.5 या 8 कुछ आ रहा है। लेट्स कंसीडर ए एज 8। तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तुम बाद में सही कर देना। ए की वैल्यू मान लो 8 आ रही है, ए की वैल्यू मान लो 8 आ रही है, और जो F1 आ रहा है, स्लोप आ रहा है, स्लोप कितना आ रहा है मेरा, ऐसा मान लेता हूँ 16 आ रहा है, ठीक है? 16 आ रहा है, चलिए फिर कोई बात नहीं। तो जब वो ये 16 आएगा और दूसरा भी 16 था तो एवरेज भी 16 आएगा फिर, ठीक है? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये 16 है, वो 16 है, तो एवरेज भी 16 आएगा। चलो, तो बेसिकली ये 8 है। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी आई हमारी? 8 आई। 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 मतलब यहाँ पे 4 है ना? तो आपको जो है ए यहाँ पे बनाना है। सो ये जो है पहली लेंस से आगे बनाना है, तो ये आपका ए हो जाएगा, समझ गए? अब दूसरी लेंस से पीछे बनाना है बी कितना है? वो भी 8 आया था, तो वो पीछे बनाना है। तो ये लेंस हो गई, इससे कितना पीछे जाना है? 8 था ना, तो 4 पीछे जाना है। तो देखो पहले फुल बॉक्सेस देख लो, 1 2 3, ये फुल बॉक्स हो गया। इधर 0.4 है तो इधर कम से कम 0.6 जाना पड़ेगा, है ना? इधर 0.6 जाना पड़ेगा, तो तब जाके आपको जो है बी आ जाएगा। तो ये आपका बी है। तो नज़दीक से दिखाओ, दिख रहा है कि नहीं इसमें कैमरे में? हाँ, तो ये जो है आपका ये बी आ जाएगा। ए और बी एक दूसरे को पार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भले इसमें दिखाया हो कि इस लेंस से आगे ए बनाया, इस लेंस से बी पीछे बनाया, और दोनों एक दूसरे को पार नहीं किया है, लेकिन ए और बी एक दूसरे को पार कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा कब देखने मिलेगा? जब लेंस के बीच का गैप बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन जब गैप छोटा है तो ए और बी इधर उधर से पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए को बी बोलना शुरू नहीं कर देना। लेंस 1 के आगे जो रहेगा वो ए ही रहेगा, लेंस 2 के पीछे जो रहेगा वो बी ही रहेगा। अब लिसन, जो ए वाली लाइन थी उसको H1 बोल सकते हैं आप, और इसको H2 बोल सकते हैं, या P1 P2 जो भी बोल सकते हैं। कुछ लिखा है क्या? हाँ, H1 H2 लिखा है। तो ए वाली लाइन को आपने क्या बोल दिया? H1, बी वाली लाइन को क्या बोल दिया? H2। हाँ, अब अपने को फोकल लेंथ टोटल कितना आया था? 16 आया था। एवरेज कितना आया था? 16। F1 + F2/2 16 आया था ना? हाँ, तो बस 16 का आधा करो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो F इज 16 का आधा करेंगे 8 हो जाएगा। तो बेसिकली देखो, ये जो H1 है, H1 से पीछे ले लो 8, तो H1 से पीछे 8 ले लो, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ले लो, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ तक आपका
ये आ जाएगा आपका F1। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे B से आगे ले लो, B से आगे ले लो कितना 8, तो B यहाँ पर है तो इससे 8 आगे ले लो। मान लो कि मैंने यहाँ पे 8 आगे ले लिया है, सो दैट इज योर पोजीशन ऑफ F2। ठीक है, दैट्स इट। बस इतना कुछ ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं, तो इतना आपको करना है। लेकिन ये जो आपने बनाया ना, ये यहाँ पे लिखना, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे लिखना। लिखने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पे लिखना। ये जो लंबाई है इसका नाम F1 है और इसका नाम F2 है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? ठीक है, इसमें स्मॉल F1 और स्मॉल F2 जो स्लोप्स है ना, वो प्लॉट नहीं किया हम लोगों ने। एवरेज ही दोनों साइड पे प्लॉट करना है, एवरेज ही दोनों साइड पे प्लॉट करना है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? एवरेज जो रहेगा वही प्लॉट करना है दोनों साइड। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 16 है, किसी में यहाँ पे 18 है, एवरेज है 17, तो आपको 17 प्लॉट करना है पीछे, 17 प्लॉट करना है आगे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए वो शॉर्ट में फिर से समझ लें। ये बन गया लंबा सा ग्राफ, लेंसेज के बीच में गैप उतना रखना जितना था उसका आधा, 12 था तो 6, ये रख दिया। ये हो गया लेंसेज L1 L2। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि इससे थोड़ा आगे A, तो यहाँ पे A आ गया, इससे थोड़ा पीछे B, तो ये B आ गया, तो ये A है मेरा और ये B है मेरा। ठीक है, अब A से पीछे आएंगे, A से पीछे आएंगे तो F1, और B से आगे जाएंगे, B की तरफ, B इधर है, हाँ, तो B से आगे जाएंगे तो F2। दैट्स इट, इतना ही समझ गए? तो लेंस 1 लेंस 2, आगे गए A, पीछे आए B, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। मान लो अगर इधर है सपोज, तो A से पीछे गए F1, B से आगे गए F2। दैट्स इट, यही कार्डिनल पॉइंट्स हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग बातें? तो इसलिए आपको ग्राफ मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई? ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टॉप।